नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोकसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज दूसरे दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी और बैठक 3 बार के स्थगन के बाद गुरुवार शाम 4 बजे तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 बार स्थगन के बाद 5 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर महत्वपूर्ण दस्तावेज पटल पर रखने की कार्यवाही पूरी की और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कुछ सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था, किंतु उन्होंने किसी भी प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की और इस दौरान सदन में हंगामा जारी रहा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी दलों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ये कहा कि सभी दलों के नेताओं से उन्होंने संपर्क किया था और उन्होंने इस बात पर सहमति जताई थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होगी, लेकिन विपक्षी सदस्य अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। एकजुट होकर प्रगति की ओर चलेंगे और कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोक सकता। गृह मंत्री ने यह बातें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के ट्वीट पर लिखी हैं। अमित शाह ने लिखा है कि कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं डिगा सकता है और कोई भी प्रचार भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। प्रोपेगेंडा भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। भारत प्रगति के लिए एकजुट है। उन्होंने हैशटैग का भी जिक्र किया है और बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर के विदेशी हस्तियों ने भी टिप्पणी की है। पॉप स्टार रिहाना ने अपने ट्विटर पर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबर शेयर करते हुए लिखा था कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रिहाना ने हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ ये ट्वीट किया था। वहीं पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी कहा कि हम भारत में किसानों के प्रदर्शन में एकजुटता से खड़े हैं। किसान आंदोलन को लेकर जब से सिंगर रिहाना ने ट्वीट किया है, पूरी दुनिया की नजर भारत में चल रहे इस आंदोलन पर जा टिकी। आलम यह हो गया है कि जिसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, वो सब भी इस पर अब कमेंट कर रहे हैं। इस लिस्ट में मियां खलीफा से लेकर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का नाम भी सामने आ गया है। अब अक्षय कुमार ने उन तमाम सेलेब्स को आईना दिखाने की कोशिश की है। एक्टर ने विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि किसान हमारे देश का एक अहम हिस्सा है। उनके परेशानियों का हर संभव समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास का समर्थन करना चाहिए। जो भी दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब अक्षय कुमार ने जिन हैशटैग का इस्तेमाल किया है उन्हें देखकर यह साफ समझा जा सकता है कि वो भी इस तरह की बयानबाजी से खफा हैं। वैसे अक्षय के अलावा अजय देवगन और सुनील शेट्टी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया और दोनों ही दिग्गज अभिनेताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया कि किसी भी बाहरी प्रोपेगेंडा के प्रभाव में नहीं आना। वहीं यह भी कहा गया है कि आधा सच हमेशा खतरनाक साबित होता है। अमेरिका में 10 साल के सबसे बर्फीले तूफान ऑर्लेना के चलते पूर्वोत्तर में भारी बर्फबारी हुई है और इसके चलते पूरे इलाके में सर्द आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ऑर्लेना तूफान के चलते करीब 10 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और फिलाडेल्फिया इस बर्फबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। यहाँ पर रिहायशी इलाकों और सड़कों पर 2 फुट ऊंची बर्फ की और बोस्टन में 10 इंच से ज्यादा बर्फबारी की खबर है। इस बर्फबारी के चलते सैकड़ों सड़क हादसे भी हुए हैं, जबकि 300 से ज्यादा वाहन सड़कों पर फंसकर रह गए हैं। न्यूयॉर्क हवाई प्राधिकार ने 81% उड़ानें तक रद्द कर दी हैं और इस कारण कई यात्री हवाई अड्डों पर ही फंसे हुए हैं। राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 4 फरवरी से शुरू होगा और इसके तहत 2,39,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन
वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर पहले चरण की बात करें तो प्रदेश के पहले चरण के 5.43 लाख कोविशील्ड और 20,000 को वैक्सीन टीके आए थे। इनमें से पहले चरण के करीब 2.2 लाख टीके बच गए हैं और करीब 2.25 लाख टीके जिलों में पहुंचकर भी लग नहीं पाए हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान एक बार उछाल लेकर के फिर से धराशायी हो गया। और आपको बता दें कि इससे पहले 25 से 27 जनवरी को राजस्थान ने 75,000 टीके लगाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। कोरोना टीके को लेकर के देश को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जल्द ही देश का पहला स्वदेशी टीका कोवैक्सीन अमेरिका के बाजार में भी दिखाई देगा। इसके लिए हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अमेरिकी कंपनी ऑक्सीजन के साथ एक समझौता किया है। मंगलवार को भारत बायोटेक ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोवैक्सीन के सह विकास, आपूर्ति और व्यावसायीकरण के लिए समझौता किया गया है। ऑक्सीजन कंपनी के साथ टीका निर्माण की विधि को साझा किया जाएगा और साथ ही अमेरिका में आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति के साथ साथ बाजार में भी टीका लाने की जिम्मेदारी तय की गई है। दरअसल पिछले महीने ही भारत में कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी गई है और अभी इस टीके पर तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को लेकर के हालात काबू में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई लेवल मल्टी टीमों को भेजने का फैसला लिया है और इस पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। ये पहले से ही महाराष्ट्र और केरल में लोड पहले से ही है, उसके कई वजह है, लेकिन ये आज की बात नहीं है। पहले से ही महाराष्ट्र में नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा है, लेकिन केंद्र का मार्गदर्शन, ICMR का मार्गदर्शन हमें मिलते आया है और अभी भी अगर उन्होंने कोई टीम भेजी और कोई अच्छे सुझाव दिए तो वो स्वागतार्ह है। हम उसका स्वागत ही करेंगे और उनके जो सुझाव रहेंगे उसके माध्यम से हम अमल करेंगे। वजह क्या है सर? मुझे नहीं लगता है, देखिए अभी तो 2000 एंड 2500 ये दरमियान रोज़ के पॉजिटिव केसेस है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी नहीं है और कुछ ज़िलों में ज़रूर थोड़ा बहुत संख्या बढ़ रही है, लेकिन मैक्सिमम केसेस तो अभी ऐसा है कि पूरा नॉर्मलसी की तरफ हम जा रहे हैं। नॉट एब्सोल्यूट नॉर्मलसी, लेकिन नॉर्मलसी की तरफ हम जा रहे हैं और पिछले 1.5-2.5 महीने तक कोई उसमें बहुत ज़्यादा यानी रिकॉग्नाइजेबल ऐसा फिगर बढ़ा नहीं है और इसलिए मुझे चिंता वाली कोई बात नहीं लग रही है। लेकिन एक है कि ज़रूर पॉजिटिविटी रेट कुछ ज़िलों में ज़्यादा है, तो वहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाना ज़रूरी है। वहाँ पर और ज़्यादा जो भी एहतियात है वो बरतनी ज़रूरी है, तो हम ज़रूर उसके ऊपर ध्यान देंगे और जो भी केंद्र शासन के लोगों का सुझाव रहेगा, सूचना रहेगी, उसके माध्यम से हम ज़रूर 100% अमल करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर के जानकारी दी है। ई-संजीवनी पोर्टल पर कल 5,284 लोगों ने घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया है। ई-संजीवनी पोर्टल पर आप जानते हैं कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है या कंप्यूटर है जिसमें इंटरनेट है, तो आप घर बैठे ही डॉक्टरों से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आपकी वीडियो कॉलिंग होती है और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करके वो आपको अपना परामर्श भी देते हैं और परामर्श के बाद आपके फ़ोन पर ही या आपके कंप्यूटर पर ही आपको जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का वो भी आपको घर बैठे ही मिल जाता है। अब तक कुल मिलाकर के 4,71,052 व्यक्ति
अपने प्रदेश के ई संजीवनी पोर्टल पर घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त कर चुके हैं। कल प्रदेश में 1,19,282 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,82,11,459 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सर्वेलेंस के क्षेत्र में अब तक 1,84,681 इलाकों में 5,10,463 टीम दिवस के द्वारा 3,14,22,415 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,26,20,567 है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी, इस पर चर्चा की गई। और वहीं बैठक को लेकर के कांग्रेस विधायक राव दान सिंह ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की है। पूर्व सीपीएस व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव दान सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद है। राव साहब, अभी बैठक हुई है कांग्रेस विधायक दल की, क्या रणनीति बनाई है कांग्रेस ने? इसके अंदर रणनीति ये बनाई है कि जिस तरह की आज किसान आंदोलन के बाद पूरे देश में और विशेष तौर पर प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक हालात विकसित हुए हैं, उनको देखते हुए सैकड़ों से ऊपर किसानों ने अपनी शहादत दी है और उन्होंने कहा है कि ये 3 काले कानून जो कृषि के लिए केंद्र सरकार लेके आई है, इनको सरकार को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक उस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया है और न ही किसानों की बात को सुनने के लिए वो तैयार है, बल्कि उल्टा एक युद्ध स्तर पर जैसे आक्रामक देश के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उस तरह की परिस्थितियां पैदा करके तैयारियां की जा रही हैं, जो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान एक अन्नदाता है जो हर गरीब की, मजदूर की, भूखे की मदद करता है। उसको रोकने के लिए आपको इस तरह के प्रतिरोध लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमने कहा कि ये बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कहा कि कानून वापस ले लें। किसान ये कहता है कि आप कहते हैं कि हम आपकी मदद के लिए काम कर रहे हैं और किसान कहता है हमारी मदद नहीं है, तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव की भी बात करें, क्या कामयाब होंगे आप अविश्वास प्रस्ताव लाने में और विधायकों का दिल जीतने में? अविश्वास प्रस्ताव निश्चित तौर पे लाया जाएगा और ये अविश्वास प्रस्ताव विधायकों के मन को जीतने की बात है। वहाँ तक उनमें हम ये देखना चाहते हैं कि आज इस किसान आंदोलन में जिस तरह से किसान परेशान है, कितने लोग हैं जो उन किसानों की इस मांग के साथ हैं और इस आंदोलन की मदद करते हैं। ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तय हो जाएगी। सर, किसान आंदोलन चल रहा है, बात ये कही जा रही है कि जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ के किसान जो हैं वो इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते और वहाँ के जो अब दक्षिणी हरियाणा है वहाँ का किसान जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं है। क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का किसान इसमें शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात अलग है कि जिस गति मतलब से यहाँ के लोग शामिल हैं उस गति से वो नहीं है, लेकिन आज भी उनका दिल और मन किसान के साथ है, किसान के साथ रहेगा। आने वाले समय में जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, पहले हमने मंडियाले आंदोलन भी देखा है जो किसानों का ही था, उसमें हमेशा दी जान से मदद की थी। बाकी कोई जाल नहीं बिछा हुआ वहाँ पर। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे पूर्व सीपीएस और कांग्रेस विधायक राव दान सिंह, जिन्होंने कहा कि जो हरियाणा सरकार के जो डेवलपमेंट के जो दावे हैं वो उस पर यहाँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिद्ध नहीं होते। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को यह कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खेल मंत्रालय को मिले बजटीय आवंटन में जरूरत पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यहां ये भी कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों की सारी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। दरअसल रिजिजू ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर फिट इंडिया के कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर यह कहा कि ज़रूरत पड़ने पर संशोधित आवंटन का प्रावधान है। और रिजिजू ने यह भी कहा कि खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल महासंघों और खिलाड़ियों की मदद के लिए बना हुआ है और हम उनकी सारी ज़रूरत पूरी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आवंटन खिलाड़ियों के लिए है और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए नहीं है। खिलाड़ियों के लिए धन की कमी नहीं आएगी। विदेश में अभ्यास से लेकर के विदेशी कोच तक उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी।
और आज इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया मिशन का अलग से ऑफिस खोलने का मुख्य अर्थ ये है कि हम सारा फिट इंडिया गतिविधि जितना चल रहे हैं, सरकारी हो गैर सरकारी हो, यहाँ से हम मॉनिटर करेंगे और देश में फिटनेस का कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना इंस्टीट्यूट जुड़ रहे हैं, कितना लोग जुड़े हुए हैं, हमारा फिटनेस इंडेक्स में कितना इजाफा हुआ है और लोगों के ज़िंदगी में फिटनेस का कितना महत्व है, ये सारा एक गतिविधि जो है अब यहाँ से हम मॉनिटर करेंगे। हमारा फिट इंडिया का मिशन डायरेक्टर यहाँ बैठेगी इस फिट इंडिया ऑफिस में और यहाँ से हम भी बीच बीच में आते रहेंगे। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये जन आंदोलन होना चाहिए। तो ये जगह जगह देखने को मिल रहा है कि सब फिट इंडिया को अपने हिसाब से सबने एडॉप्ट कर लिए हैं। सर, जिस तरीके से इस बार ओलंपिक किया है, खेल बजट को इस तरह से कट शॉर्ट किया, काटा नहीं है, उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? काटा नहीं है, जो लास्ट टाइम जितना एक्सपेंडिचर किया उसके मुकाबले हमारा काफ़ी बजट में इजाफा। 4 फरवरी 2021 से शुरू और साल भर चलने वाले चोरी चोरा के शताब्दी वर्ष पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उनकी सरकार चोरी चोरा शहीदों और उनके परिजनों को वो सम्मान देने जा रही है जिसके वो हकदार हैं। इस पर बीजेपी नेता हीरो वाजपेयी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, हमारे देश में इतिहास को जिस तरह से पढ़ाया गया बच्चों को, उत्तर प्रदेश सरकार चौरी चौरा जिसको कांड कहते थे, कांड को माना जाता कोई आपराधिक कृत्य करे उसको कांड कहते, जबकि देश की आज़ादी में योगदान का ये दिन है और जिसको 100 साल पूरे हुए, तो आने वाले हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां हमको कभी माफ़ नहीं करेंगे, हम उसे कांड कहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री इससे जुड़ गए हैं, मनाया जाएगा ये लगातार और स्कूल के पाठ्यक्रम में भी जोड़ा जाएगा, जिससे हमारे बच्चे, आने वाले लोग अपने इतिहास के बारे में, अपने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी शहादत दे दी, उनके बारे में गर्व करें, आने वाली पीढ़ियां पढ़ें और अपने इतिहास को समझें। इसलिए इस पूरे कार्यक्रम की रचना की गई है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है कि देश में तमाम ऐसी घटनाएं स्वतंत्रता के संग्राम के उसमें हुई, स्वतंत्रता आंदोलन में हुई, जिनको लोगों की स्मृति में होना जरूरी है और जो हमें गलत तरह से समझाई जा रही थी। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही प्रदेश सरकार अयोध्या को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मॉडल रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित कई योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। और वहीं अयोध्या में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सभी मार्गों के चौड़ीकरण करने की योजना बनाई गई है। लेकिन इस काम से सैकड़ों व्यापारियों की दुकान इस योजना की जद में आ रही हैं और इसी को लेकर के व्यापारी वर्ग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज भी व्यापारियों में जल सत्याग्रह कर व्यापारियों ने विरोध अपना दर्ज करवाया है और शहादतगंज से नया घाट तक बनने वाली 4 लेन सड़क में करीब 1800 व्यापारियों की दुकानें आ रही हैं, जिन्हें सरकार विस्थापित करने के लिए योजना बना रही है। यहाँ पर नया घाट से शहादतगंज तक और हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि तक प्रस्तावित 4 लेन से 1800 व्यापारी विस्थापित हो रहे हैं। बार बार ज्ञापन देने उच्च अधिकारियों को, स्थानीय सांसद, विधायक को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को ज्ञापन भेजा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग समन्वय बैठक के लिए ज्ञापन भेजे, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा हम लोग मजबूरी में उपवास किया गया, हवन किया गया, मनाया गया कि हम लोगों की रोजी रोटी बची रहे। 1800 नहीं कोई सुनवाई हुआ तो हम लोग आज सरजू मैया से ये मनाने आए हैं कि हम 1800 व्यापारियों की रोजी रोटी बचाएं और हम लोगों का परिवार चलने दें। अयोध्या के हमारे व्यापारी बंधुओं ने आज सरजू नदी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारी समाज को उजाड़ने का, इनकी दुकानों को उजाड़ने का, इनकी मकान को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इनको सड़क पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, इनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज व्यापारी समाज ने सरजू नदी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया है। अपना विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में जाहिर किया है। कोई भी व्यापारी यहाँ पर विकास के विरोध में नहीं है। विकास होना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए।
लेकिन किसी को उजाड़ कर, किसी को परेशान करके, किसी को सड़क पर लाकर हम ऐसे विकास का विरोध करते हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आपको चाहिए कि सारे व्यापारी बंधुओं से बात करिए और बीच का कोई रास्ता निकालिए जिससे कि व्यापारी बंधुओं का भी नुकसान न होने पाए। देश में सैनिटाइजर को लेकर के लोग सावधानी नहीं बरत पा रहे हैं। ताजा घटना महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सामने आई है, जहां पर बीएमसी के सह आयुक्त रमेश पवार से भारी चूक हो गई। उन्होंने गलती से पानी की जगह सैनिटाइजर पी लिया। जब मीडिया ने इस चूक के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मुझे अपना भाषण शुरू करने से पहले पानी पीना चाहिए, इसलिए मैंने बोतल उठा ली और पीने लगा। पानी और सैनिटाइजर की बोतलें वहां समान थी, इसलिए इस तरह की चूक हुई है। हालांकि जैसे ही मैंने इसे पिया मुझे गलती का एहसास हुआ और मैंने इसे पूरी तरह से बाहर उगल दिया। बता दें कि महाराष्ट्र में 2 फरवरी को ऐसी घटना सामने आई थी, जहां पर यवतमाल जिले में कापसीकोरी गांव में पोलियो टीकाकरण के दौरान बड़ी लापरवाही की गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने कापसीकोरी गांव में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर पिला दिया, जिससे बच्चों की हालत बिगड़ गई। मथुरा के बलदेव कस्बा के अबैरनी चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत की महापंचायत हुई, जिसमें किसानों की भीड़ उमड़ी। हर ओर किसानों का रेला वहां पर नजर आया। पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि हर घर से एक किसान दिल्ली आंदोलन में भाग लेगा और हर ओर एक ही नारा लड़ेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे जीतेंगे सुनाई दे रहा था। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत ने यह कहा कि ये लड़ाई अब किसानों के मान सम्मान और स्वाभिमान की है। इसके लिए सभी किसान केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाए और देश का किसान अभी भी तिरंगे का अपमान न सहेगा और न करेगा। तो मोदी जी किसानों को वोट दिए हैं, इस काले कानून के विरोध में ये महापंचायत हुई है, उसमें आए हुए हैं। और क्या किसानों को परेशान कर रहा है। 70 दिन हो गए किसानों को, जो गाजीपुर बॉर्डर पे लड़ते लड़ते 150 से ज़्यादा किसान मर चुका है और सुन नहीं रहा है मोदी जी। उसके बाद महापंचायत हो रही है, इसमें यहाँ आना पड़ा है। एक हर गाँव से आदमी इकट्ठा होकर, किसान इकट्ठा होकर के दिल्ली के लिए कूच करेगा। ये महापंचायत से जो फैसला होगा उसके आगे की रणनीति बनेगी। 6 फरवरी का शांतिपूर्ण रहेगा, 3 घंटे का शांति लगाने का काम। क्या लगता है वार्ता सफल क्यों नहीं हो पा रही? कहाँ टकराव है? कहाँ सरकार की तरफ से ऐसे कानून जो किसानों के लिए डेथ वारंट है, जो किसान को बर्बाद कर देंगे, असीमित भंडारण, MSP को गारंटी नहीं होंगे, बिल बनने से पहले। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। वहीं बिजली क्षेत्र में बकायेदारों के ज़्यादा बिल होने के कारण केबल भी काटी जा रही है। इसी दौरान बिजली कर्मचारियों से कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली कर्मचारी मनोज कुमार सिंह ने आरोप लगाते हुए ये बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर नडुमर गाँव में बिजली बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान नडुमर के कुछ लोगों ने उनके और कर्मचारियों के साथ मारपीट की, साथ ही सरकारी कागजातों को भी फाड़ दिया गया। उन्होंने मामले में पुलिस को शिकायत की और ये कहा कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक बिजली सप्लाई बंद कर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। के करीब हमने कनेक्शन कटवा दिए। कटवाने के बाद में वहाँ पे माहौल इतना ऐसा हो गया कि लोग ज़्यादा हो गए वहाँ पे इकट्ठे, तो उन्होंने हाथापाई कर दी हमारे साथ में। फिर क्या हुआ? फिर यही है कि हमारा एक साथी तो मारपीट करने के बाद में एक तो घर में घुस गया किसी के में से, वो बच गया, वो वहीं पे पकड़ के रखा है वहीं पे। वो 100 नंबर गई है जब आया है वहाँ से, वो हमें उसको वहाँ से बच के निकल आया जैसा भी है। और जो सरकारी जितने भी दस्तावेज हमारे वो फाड़ दिए जो भी है। थाने में वगैरह शिकायत दी? थाने में अभी हम जा रहे हैं तहरीर देने के लिए। सूचित कर दिया है, 100 नंबर को बताइए। 100 नंबर वाली गाड़ी पहुंची थी हमारी वहाँ पे। तो यहाँ आज आप नारेबाजी कर रहे हैं, ये क्या है मामला? ये मामला ये है कि जब तक हम वो जिनके खिलाफ हम तहरीर दे रहे हैं और जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाते, जब तक हम सप्लाई बंद करके भी रखेंगे।
जब तक ये यहीं पे बैठे रहेंगे, नारेबाजी होती रहेगी। निजीकरण के विरोध में यूपी के फतेहपुर में विद्युत कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस मौके पर कर्मचारियों का ये कहना रहा कि अगर सरकार ने निजीकरण के फैसले को तत्काल नहीं बदला तो वो पूरे देश में हड़ताल पर चले जाएंगे और जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार निजीकरण के जरिए उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा ये ऊर्जा निगमों के एकीकरण के लिए बात चल रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारा पिछले बार कार्यक्रम चला था जिसमें 6 अक्टूबर को सरकार के साथ हमारी वार्ता हुई थी, उसमें ये हुआ था कि आपका निजीकरण नहीं किया जाएगा और अगर निजीकरण की कोई प्रक्रिया चलती है तो संगठन को संज्ञान में लेकर बात करके इसके बाद आगे चलाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार ने अभी केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है बजट पेश किया है, उसमें स्थिति ये है कि पूरी तरह से निजीकरण करना चाह रहे हैं। हम निजीकरण के खिलाफ हैं। हम किसी भी हाल में इस बिजली विभाग को निजीकरण नहीं होने देंगे, क्योंकि निजीकरण से बहुत सारे नुकसान हैं। आज का कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम सिर्फ प्रदेश से नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और ऐसा कार्यक्रम करने के लिए विवश किया गया क्योंकि इस कार्यक्रम बिल संशोधन विधेयक जो पारित किया गया है संसद से, उसका उद्देश्य है कि जो भी पब्लिक सेक्टर हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से निजी हाथों को सौंपना। परिणाम ये होगा कि निजी हाथों में जाने पे बिजली के रेट ज़्यादा बढ़ेंगे। बिजली के रेट बढ़ने के कारण गरीबों तक सस्ती बिजली पहुंचने का जो एक उद्देश्य रहता है, जो जनता को लाभ पहुंचाने का, जो गरीब तबके तक जो पहुंचाने का उद्देश्य रहता है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। नया बिजली विधेयक 2020 लागू करने के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने हरियाणा के झज्जर में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की गई। बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर के अंबेडकर चौक पर पहुंचे, जहां पर बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ कड़ा आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और नए बिजली विधेयक को मौजूदा बिजली कर्मियों और नई पीढ़ियों के लिए खतरनाक बताते हुए बिजली कर्मचारियों ने यह कहा कि इस विधेयक से जहां बिजली कर्मचारी सरप्लस होंगे, वहीं कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली बिजली जो कि प्रति यूनिट 25 पैसे है, वो 7 रुपये तक पहुंच जाएगी, जिसका सीधा खामियाजा आमजन को भी भुगतना होगा। और सरकार से बिजली कर्मचारियों ने इस नए बिजली विधेयक को तुरंत रद्द करने की मांग की है। ये बिजली विधेयक अधिनियम जो कितना खतरनाक है और आगे आने वाली पीढ़ियों को कितना नुकसान होगा, वो बताने के लिए ये हड़ताल रखी गई है। कर्मचारियों का शोषण बढ़ जाएगा, कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे, आम आदमी को भी इससे काफ़ी समस्याएं आएंगी। जो कृषि के लिए आज हम बिजली 25 पैसे या 50 पैसे पर यूनिट दे रहे हैं, वो 6-7 रुपये यूनिट हो जाएगी। टाइम बंद हो जाएगा, उस टाइम के ऊपर उनको बिजली मिलेगी नहीं मिलेगी, ये एक मुद्दा है। कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। जो आदमी आज नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरियां छूट जाएंगी। जो हमने बच्चों को पढ़ाया है, इंजीनियर बनेंगे या भविष्य में और बड़े अफसर लगेंगे, उनके रास्ते बंद हो जाएंगे और हमें मजदूरों की तरह निजी कंपनियों में काम करना पड़ेगा। ये हम बताना चाह रहे हैं और सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि बिजली विधेयक अधिनियम 2020 को रद्द करके लोगों को बरगलाना बंद करें। निजीकरण की नीतियों के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने बुधवार को नोएडा में विरोध प्रदर्शन करते हुए 3 घंटे काम का बहिष्कार किया। उन्होंने एक ही स्वर में यह कहा कि निजीकरण से जिले की विद्युत आपूर्ति ग्रेटर नोएडा और आगरा की तरह हो जाएगी, जहां के उपभोक्ता कहीं ना कहीं परेशान है। बावजूद इसके सरकार बेहतर व्यवस्था को इस ढर्रे पर लाने में प्रयासरत है। केंद्रीय बजट में बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर के योजनाओं का खाका घोषित किया गया है। साथ ही कर्मचारियों को राहत टैक्स में नहीं मिली है और इसी के चलते कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 1 दिवसीय 3 घंटे का ये काम बहिष्कार करने का फैसला लिया और इसमें निर्णय लिया गया कि यदि निजीकरण को इस तरह से जोड़ दिया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। है और इसके द्वारा ये निजीकरण की पूर्ण मंशा है सरकार की, ये हम नहीं होने देंगे।
हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं और आप पीछे देख रहे हैं ये कितना इनमें रोष है हमारे साथियों में। हम ये निजीकरण हर हालत में रोकेंगे और हम ही नहीं, पूरा देश एक साथ इकट्ठा होकर के इसका विरोध कर रहा है। आज पूरे देश में एक दिन का कार्य बहिष्कार है, तो हम जो है निजीकरण का पूर्णतः विरोध कर रहे हैं, क्योंकि निजीकरण जो है कभी भी सफल साबित नहीं हुआ है। हमारे यहाँ ही जीता जागता नोएडा में उदाहरण है, ग्रेटर नोएडा, एनपीसीएल, इसके अलावा आगरा है, टोरेंट पावर है, ये दोनों के दोनों प्रयोग विफल हुए हैं पूर्णतः। लेकिन सरकार उससे कोई भी सरकार जो है उसे मतलब सीरियसली नहीं ले रही है, इतना घाटा होने के बाद भी। तो हम इस तरह से हम जो है उसका घोर विरोध कर रहे हैं। निजीकरण के अलावा पेंशन बहाली को लेकर भी आप लोगों की मांगे हैं, वर्करों की समस्याएं भी हैं, क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग? एमपी एमएलए केवल 5 साल या 1 दिन के लिए भी एमएलए एमपी बनकर वो शपथ ग्रहण कर लेता है तो उसे पेंशन मिलती है आजीवन। हमारा कर्मचारी 35 और 36 साल नौकरी करने के बाद हमको पेंशन से हटाया जा रहा है। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला हर रोज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के जालौन में संचालित मोरंगा खदानों के ठेकेदार मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि मुनाफे के चक्कर में नियम कायदों को ताक पर रखकर मोरंग का अंधाधुंध खनन किया जा रहा है। इस कार्य में लगे मोरंग ठेकेदार किसानों की जमीन से भी जबरन मोरंग उठा रहे हैं और इसकी बानगी बुधवार को बंधोली मोरंग खंड पर देखने को मिली है, जहां पर अवैध खनन से तंग किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और किसानों के धरने की खबर मिलते ही तहसीलदार सदर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान जमीन का सीमांकन कराने और अवैध खनन बंद कराने की मांग पर अड़े रहे। हमारा मामला ये है कि यहाँ पर बालू का खनन हो रहा है खंड 5 में, और हम चाहते हैं कि खनन के पहले सीमांकन हो जाए यहाँ की। खंड आ में हो रहा है कि बाद में हो रहा है? खंड आ में। अच्छा, खंड 5A। हाँ, यहाँ सीमांकन हो जाए किसानों की, जिससे बालू का खनन ना हो सके, अवैध खनन। उसके खिलाफ हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन भूख हड़ताल पर है। क्या इस खदान में अवैध खनन हो रहा है? अवैध खनन हो रहा है हमारी जमीनों पर। जब तक उसका सीमांकन नहीं होगा उससे के बाद मालूम चलेगा। यहाँ पे हम रुकवाई है हमने बालू का काम। इस बात की जानकारी डीएम साहब को दी जी। हरियाणा में कांग्रेस सरकार को
घेरने में जुट गई है और इसके लिए बजट सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी, जिसे लेकर एएनबी न्यूज से वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। आगामी बजट सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी, तो वही जो है कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए भी कांग्रेस प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसी पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी हैं। मैम, सरकार को किस तरह विधानसभा में आप घेरेंगे? इस बजट सत्र में आपकी तरफ से रूपरेखा भी तय की गई है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और वहीं तीनों कृषि कानून जो है उनको रद्द करवाने के लिए प्रस्ताव लाएंगे। आज चर्चा हुई बड़े विस्तार से हमारे सीएलपी मीटिंग के अंदर, और ख़ास तौर से जो ज्वलंत मुद्दा है किसान भाइयों का, इसके ऊपर जो है सरकार की असली नीयत जो है वो उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हम लेकर आ रहे हैं। सारे हमारे जो औपचारिकता हैं वो पूरी हमने करके जो है विधानसभा के अंदर भेज दी हैं। इसका मकसद केवल ये है कि सरकार के अंदर जो जब चर्चा होएगी और जब वोटिंग होएगी तो उसके ज़रिए जो है जनता को पता चलेगा कि जो विधायक आपने चुन के भेजे हैं वो आपके पक्ष में वोट कर रहे हैं, आपके विपक्ष में वोट कर रहे हैं। इससे जो है सरकार का असली चेहरा जो है वो सामने आएगा, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अलग अलग स्वरों के अंदर जो ये बात कर रहे हैं वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन असलियत के अंदर साथ में है और कौन खिलाफ में है। साथ के साथ जो है हमने एक रेजोल्यूशन भी हम लेकर आ रहे हैं, जिस रेजोल्यूशन के तहत जो है हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार को ये पास करके भेजा जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है, कि ये तीनों का जो काले कानून जो बनाए गए हैं इनको रद्द करें। तो ये अगर लगने नहीं देते तो ये भी सरकार की नीयत के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़ा करेंगे। और साथ ही साथ अमेंडमेंट जो है वो भी, क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट है, अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं एपीएमसी एक्ट में, जिसके तहत जो है एमएसपी जो है हमने उसके अंदर डाला है कि एमएसपी जो है जो निर्धारित सरकार करती है वो किसान को मिलनी चाहिए, और अगर वो नहीं मिलती तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, और कोई भी उससे नीचे जो है खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, कानूनी कार्रवाई क्रिमिनल एक्ट के तहत उसकी हो। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं किसानों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो चर्चा हमने करी, और वो जो है कॉलिंग अटेंशन मोशंस के ज़रिए वो हम काम करेंगे। अब जैसे ये आप अभी एसआईटी गठित हुई है थी, उसका जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि गोरख धंधा जो है शराब का खुलेआम चल रहा है। तो ये भी, इससे भी सरकार से भी जवाब मांगेंगे हम कि बताइए आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहाँ ये तार जुड़े हुए हैं। जब उसके अंदर ये लिखा, आई बिलीव ये लिखा हुआ है कि ये संरक्षण के अंदर चल रहा है ये गोरख धंधा, तो हमें भी पता चले, जनता को पता चले कि किसके संरक्षण के अंदर ये हो रहा है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे बुजुर्गों का मुद्दा है, उनको पेंशन नहीं मिल रही, जो चुनावी वायदे थे वो पूरे, जो हमारे 75% जो कहा था कि नौकरियां देंगे, उसकी तो बात ही दूर छोड़िए, जो हैं उनको भी नहीं कुछ मिल रहा। तो ये सारे, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, और जो और विकास के मुद्दे हैं अलग अलग, वो अपने अपने तरीके से जो हैं एमएलएज जो हैं वो अपना उजागर करेंगे। ये सारे सदन के अंदर हम लेकर आएंगे। शुक्रिया मैम। तो ये थी पूर्व मंत्री व कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, जिन्होंने कहा कि जो एक तीनों कृषि कानून है सरकार को अपनी हट या जिद छोड़ते हुए इनको वापस या रद्द करना चाहिए। कैमरामैन करम वीरबालिया के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। झारखंड के रांची में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 3000 लगभग प्रखंड साधन सेवी और संकुल साधन सेवी अपनी मांगों को लेकर के राज्य शिक्षा परियोजना हेडक्वार्टर पर जुटे हुए हैं और यहां से आक्रोश सभा के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन भी जता रहे हैं। बीआरपी सीआरपी महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष पंकज शुक्ला और महासचिव अमर खत्री ने संयुक्त रूप से ये कहा है कि ये आक्रोश सभी सरकार के लिए चेतावनी है। शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों में समायोजन और नियमितीकरण और अन्य लंबित मांगों के समर्थन में महासंघ अब आर पार की लड़ाई लड़ने के पक्ष में है, और अगर सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक दिन का प्रदर्शन था और अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो राज्य भर में 3000 बीआरपी और सीआरपी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे।
ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड सरकार के द्वारा पिछले 3 बार से हम लोगों को सिर्फ मौखिक रूप से आश्वासन दिया जा रहा है। आज हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे, उनके आवास ज्ञापन सौंपने के लिए, उनके बार बार पुलिस के द्वारा रोक दिया जाता है। इसलिए हम लोग जो है आज फिर से हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री के आवास पर बैठे हुए हैं। हम लोग 14वें वित्त में 4-5 साल से काम किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी संविदा अवधि विस्तार कर दी जाए। हम लोग का सिर्फ एक मांग है कि हमारी रोजी रोटी जो है छीन ली जा रही है, उसको वापस कर दिया जाए। हमारा समायोजन जो है पंचायती राज विभाग में कर दिया जाए। हम लोग आवास घेराव करने नहीं आए हैं। पुलिस के द्वारा हम लोगों का जहां तहां घेराव कर दिया जा रहा है। हम लोग जो धरना स्थल चयन किया था, उस धरना स्थल पर हम लोगों को पहुंचने नहीं दिया गया। तो हम लोग मंत्री जी के आवास पर आ गए कि हम लोगों का मुख्यमंत्री जी से एक समय दिलवा दीजिए और हम लोगों का समायोजन करवा दीजिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग यहाँ रांची में पड़े रहें। मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने अभी तुरंत आश्वासन दिया है। पिछले बार भी उन्होंने आश्वासन दिया था, 2-3 बार से आश्वासन देते आ रहे हैं। आज उन्होंने बताया कि कैबिनेट है, मैं कैबिनेट में बात को रखूंगा, जितना संभव जल्दी संभव हो सके आप लोगों की बात को राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। मिर्जापुर वेब सीरीज टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी के मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली थाने में पुलिस ने वेब सीरीज से जुड़े 7 लोगों को बयान दर्ज करवाने के लिए अब नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी को 15 दिनों का समय अपना बयान दर्ज करवाने के लिए दिया गया है। और बता दें कि इस मामले में 17 जनवरी को देहात कोतवाली थाने में अरविंद चतुर्वेदी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। एक्चुअली एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो है हमारे कोतवाली देहात जनपद मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर सीरीज में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पर प्रथम दृष्टया आपत्ति थी और उसी आधार पर अभियोग दर्ज हुआ था। तदनुसार हमारी टीम बॉम्बे गई थी और बॉम्बे से प्रयास किया था लोगों के जो कंसर्निंग है उनसे बयान लेने का। तो चूँकि वो लोग अवेलेबल नहीं हो पाए थे, तो उस संबंध में एक जो CRPC का रूल होता है 160 CRPC के तहत हम सफ़ीना इशू करते हैं और सफ़ीना के तहत उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है और जल्दी ही उनके बयान दर्ज कर लिए जाएंगे। सर कितने दिनों का आपने समय दिया है इसमें? हमने 15 दिन का समय दिया है उसमें कि नोटिस प्राप्ति से 15 दिन के अंदर अपना बयान जो है तो क्या सर बयान यहाँ मिर्ज़ापुर आके देंगे या फिर सर जैसी स्थिति होती है वो लोग भी अब संपर्क करेंगे। अगर वो नोटिस मिलता है तो लोग निश्चित और संपर्क करें, वकील के माध्यम से संपर्क करेंगे तो तदनुसार फिर अवगत कराएंगे। किन लोगों को सर नोटिस दी गई? किन लोगों को? उनमें डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। कुल 7 लोगों को नोटिस गई है यहाँ से। हरियाणा में एनसीसी फर्स्ट बटालियन का B और C सर्टिफिकेट का एग्जाम कोरोना के कारण डिले हो गया था, जिस कारण कैडेट्स का 5 दिवसीय शिविर अंबाला के आर्य गर्ल्स कॉलेज में लगाया गया और अंबाला, मुलाना, नारायणगढ़ के 10 कॉलेजों से लगभग 250 कैडेट्स ने शिविर में भाग लिया। B सर्टिफिकेट के लिए 3 दिन का और C सर्टिफिकेट के लिए 5 दिन का शिविर रखा गया। शिविर में लड़कियों को फायरिंग की ट्रेनिंग भी दी गई और 5 दिन चलने वाले इस शिविर में प्रतिदिन एनसीसी के कैडेट्स को ड्रिल की बेसिक जानकारी भी दी जाएगी। मैप सेट कर, कंपास का इस्तेमाल करने का तरीका, राइफल की हैंडलिंग में फायर पोजीशन कैसे की जाती है, कैसे राइफल चलाई जाती है, इन सब मुद्दों के बारे में जानकारी कैडेट्स को दी जाएगी। मेरा नाम अंडर ऑफिसर हिमांशी है। मैं MDU मुलाना कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। एनसीसी से मैंने आज तक बहुत कुछ सीखा है। एनसीसी ने मुझे सिखाया है कि कैसे अपने आप को हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीसी ने हमें ये सब सिखाया है कि कैसे हम अपने दुश्मनों के साथ डील कर सकते हैं। एनसीसी हमें ये सब सिखाती है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मैं अंडर ऑफिसर आयुषी ST कॉलेज अम्बाला कैंट से। मैं एनसीसी के 3rd ईयर में हूँ और अभी तक एनसीसी में बहुत कुछ सीखा है। हम फिज़िकली डेवलप तो होते ही हैं, साथ में इमोशनली और मेंटली भी बहुत डेवलप होते हैं। हमें अलग अलग कल्चर के बारे में सीखने को मिलता है। हमारा EBSB कैंप भी लगा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसमें हमने अलग अलग स्टेट्स के कल्चर को भी सीखा। हमें यूनिटी मिलती है एनसीसी में, हम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली ही डिसिप्लिन्ड हो जाती है। तो यहाँ पर भी कैंप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी हमें फाइल फॉर्मेशंस के बारे में बताया जा रहा था। यहाँ पर बेसिक मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है जो कि हमें आगे भी बहुत फ़ायदेमंद है और हम डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जय हिंद। क्या नाम है? मैं कैडेट आरती गवर्नमेंट PG कॉलेज से हूँ और मैंने यहाँ एनसीसी का कैंप लगाया है B सर्टिफिकेट के लिए।
और ये कैंप में हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज हमें यहाँ फायर पॉइंट पर लेके आए हैं हमारे सर, तो उन्होंने हमें फायर करना सिखाया है ओनली 1 दिन में। और नेक्स्ट ये रिज़ल्ट है फायर का, और इसमें मेरी एक मिस फायर थी जो कि चली नहीं थी, बट 4 करेक्ट लगी हैं। और बाकी थैंक यू, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी एनसीसी में बहुत ही हम अपने देश के लिए जैसे कुछ करना चाहते हैं, और बाकी अपने देश की सफलता के लिए ही हम ये कार्य कर रहे हैं। एनसीसी ज्वाइन किया हमने। थैंक यू। बटालियन में अम्बाला कैंट में आर्य गर्ल्स कॉलेज में स्थित 121 नंबर का कैंप चल रहा है, जो कि बी सर्टिफिकेट कैडेट्स के लिए 3 दिन का है और सी सर्टिफिकेट के कैडेट्स के लिए 5 दिन का है। इसमें तमाम एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के सिलेबस के अनुसार है। इसमें कैडेट्स को ड्रिल के बारे में सिखाया जाता है, वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, और जैसा कि आप अभी पीछे देख रहे हैं, कैडेट्स यहाँ पे फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ कैडेट्स को अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताया जाता है, उन्हें मौका दिया जाता है कि वो यहाँ पे कल्चरल शो करें। उनके अंदर नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ डेवलप की जाती है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया जाता है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का ब्रिज से एक अलग ही रिश्ता है। तेज प्रताप कभी यमुना किनारे गायों के बीच बंशी बजाते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी मंदिरों में दर्शन परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं। समय समय पर वो वृंदावन में आते जाते रहते हैं। बुधवार को तेज प्रताप यादव ने बैटरी चालित साइकिल से वृंदावन की परिक्रमा की और साइकिल देख करके यहाँ से गुजरने वाले लोग भी हैरान रह गए। बुधवार को वृंदावन के पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव साइकिल चलाते हुए नजर आए। तेज प्रताप पीली धोती और बगलबंदी और गले में शॉल डाले ब्रजवासी के रूप में थे। जब लोगों ने तेज प्रताप यादव को परिक्रमा करते हुए देखा तो वो चकित रह गए और तेज प्रताप के सुरक्षाकर्मी दूसरी साइकिलों पर परिक्रमा करते रहे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। अंबाला नगर निगम में स्वच्छता अभियान का बुरा हाल है, जिसकी जीती जागती तस्वीर अंबाला नगर निगम में ही दिखाई देती है और वहीं निगम में ही साफ सफाई नहीं है। इतना ही नहीं, अंबाला के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स का बुरा हाल है। वहीं कुछ टॉयलेट्स पर निगम द्वारा ताला भी लटकाया गया है। नगर निगम के नज़दीक जगाधरी गेट पर बने पब्लिक टॉयलेट में सफाई नहीं है। लोगों ने ये बताया है कि टॉयलेट को लेकर के कई शिकायतें देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिलाओं को खुले में शौच जाना पड़ता है। अंबा मार्केट से आए हैं जी। ये शौचालय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब बोल। पहले खुला था, 10 तारीख से ये बंद पड़ा है। हमारी माँ बहन बेटी लाइनों पे जाती हैं, वहाँ रेलवे वाले परेशान करते हैं कि आप शौचालय में जाएं, तो शौचालय में कैसे जाएं, शौचालय बंद है। वो रेलवे लाइन पे जब मजबूर होकर हमारे को जाना पड़ता है। कुछ आते हैं, हादसा हो गया तो बच्चे मरे, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, वो हादसा हो भी सकता है। तो हमारे को बहुत भारी दिक्कत आ रही है और हम यही आसरा लेके आए हैं कि ये शौचालय कृपया करके खोला जाए। यहाँ से शुरू से ही जिस 30 साल से ज़्यादा टाइम हो गया हमारी यहाँ दुकान बनाए को, शुरू से यही समस्या है। पानी की कोई निकासी नहीं है इधर, और ये झुग्गी झोपड़ी वालों का पूरा गंद रहता है यहाँ पे। कई बार हम विधायक जी के पास गए, एप्लीकेशन भी दी, कमेटी में गए। ये जो जितने भी टॉयलेट्स हैं, इसके लिए हमने आज ही सुबह आप दरोगे बुलाए हैं आपके सामने और मीटिंग भी ली है। इसीलिए इनको यही बताया गया है कि जो सफाई व्यवस्था है उसके ऊपर थोड़ा सा और दुरुस्त होकर काम करें, और जो जितने भी अपने पब्लिक या कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं उनमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करें, और जहां हमारी ज़रूरत है तो हमें बताएं, हम आपका सेवा करेंगे।
राजस्थान के झालावाड़ में धार्मिक स्थल कामखेड़ा में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर पलट जाने से सड़क हादसा हो गया और जिले के मनोहर थाना अकलेरा मार्ग पर रास्ते में एक घाट पर ट्रैक्टर पलटने से 5 साल के बच्चे की नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को मनोहर थाना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ घायलों को झालावाड़ अस्पताल में ही भेजा गया है। हादसे में ट्रॉली में सवार सभी लोग दब गए और जिन्हें आसपास के ग्रामीणों की मदद से निकाला गया है। बाद में पहुंची कामखेड़ा, दांगीपुरा, मनोहर थाना और जावर की पुलिस ने मौके पर वहां पर मुआयना भी किया। यूपी के बदायूं में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां पर झोला छापे डॉक्टर ने पड़ोसी के घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं महिला के विरोध करने पर महिला को जबरन तेजाब पिलाया गया और इतना ही नहीं, तेजाब पिलाने के बाद चाकू से महिला का पेट भी फाड़ दिया गया। वहीं गंभीर हालत में महिला को बरेली रेफर किया गया है। असम के कोकराझार में पुलिस ने जिले के गोसाई गांव थाना के अंतर्गत सरायबेल में एक वाहन से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर रात में एक कार की तलाशी ली गई, जिसमें पुलिस ने वाहन में छिपा करके ले जा रहे 5 AK-56 राइफल, 8 AK-56 राइफल की मैगजीन और एक HK-33E राइफल समेत कई हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गोला बारूद बरामद किया गया है। हथियार ले जा रहे 6 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी पहचान उजागर नहीं की है। सूत्रों का ये कहना है कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है, इसलिए उनकी पहचान को उजागर नहीं किया गया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियार किसके लिए लाए गए थे और कहां ले जाए जा रहे थे। मिला था कि एक गाड़ी में जो है कुछ मिसक्रिएंट्स जो हैं आर्म्स एम्यूनिशंस के साथ घूम रहे हैं नसरायबिल एरिया में। तो उस एरिया में जो है सरायबिल BOP के इंचार्ज मिथुन ताई और उसकी टीम ने जो है सर्च स्टार्ट किया और जब स्कॉर्पियो गाड़ी को सर्च कर रहे थे उसमें से 6 लोग मिले और उसमें काफ़ी भारी मात्रा में आर्म्स एम्यूनिशंस और एक्सप्लोसिव जो है बरामद हुए। और देख सकते हैं कि आर्म्स का जो मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ, AK-56 राइफल जो है वो 5 है, मैगजीन 8 है, HK राइफल 1 है, HK मैगजीन जो है 1 है, UBGL 1 है और UBGL के सेल जो हैं 11 हैं, चाइनीज हैंड ग्रेनेड 8 हैं और AK-56 के एम्यूनिशंस जो हैं वो 300 हैं। और इसके अतिरिक्त जो है बुलेट प्रूफ जैकेट के पाउच, ब्लैंकेट, टारपोलिन और बहुत सारे आइटम्स जो हैं वॉलिनी और टूथब्रश, मेडिसिन्स, ये सारे आइटम्स जो हैं बरामद हुए हैं। किस उग्रवादी संगठन का होने का संदेह किया गया है? अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसीलिए हम अभी कंक्लूजन पे नहीं जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में RTO मुरादाबाद ने ये जानकारी देते हुए ये बताया कि अगर आपकी गाड़ी में बम्पर लगा है तो उसे तुरंत हटवा लीजिए, अन्यथा पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना नहीं देने पर वाहनों के पंजीयन को निलंबित या निरस्त कर दिया जाएगा। बढ़ते सड़क हादसों के कारण परिवहन विभाग ने अध्ययन करवाया था, जिसमें यह पाया गया कि वाहन मालिक वाहनों में आगे और पीछे बम्पर लगवा लेते हैं। बम्पर से टकराकर 2 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और वहीं मंत्रालय के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया है और परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने 21 जनवरी को पत्र जारी किया और ये कहा कि वाहन मालिकों ने मोटर अधिनियम 1988 का उल्लंघन कर अनाधिकृत रूप से बम्पर लगा रखा है। ऐसे वाहन मालिकों को 30 जनवरी तक बम्पर हटा लेने का अनुरोध किया गया था और 31 जनवरी से नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, ऐसा कहा गया था। और बम्पर लगाने वाले वाहन मालिकों से 5,000 रुपये जुर्माने की वसूली की जाएगी। बार बार गलती करने वाले चालकों से उनके वाहन का पहले पंजीयन निलंबित होगा और इसके बाद पंजीयन निरस्त भी कर दिया जाएगा।
प्राइवेट कार्स होती हैं, जनरली ये देखा गया है कि लोग अपने बोनट या पीछे की डिग्गी को मतलब सुरक्षित रखने के लिए सेफ्टी गार्ड या लोहे की रॉड लगा लेते हैं। तो ये अध्ययन के बाद या जानकारी में जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनियां हैं व्हीकल की, उन्होंने जानकारी के अनुसार ये है कि यदि ऐसे गार्ड से कोई कोलिजन होता है, टक्कर होती है, तो जो एयर बैग होते हैं वो नहीं खुलते हैं। तो कई बार वो बिल्कुल एयर बैग लगे होने के बावजूद जान की अपनी जोखिम हो जाती है। तो उसके लिए परिवहन विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि ये सेफ्टी गार्ड हटवाए जाएं, जिससे अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो एयर बैग खुल सकें, लोगों की जान बचाई जा सके। उसके लिए हम सबसे अपील करते हैं कि जो प्राइवेट कार्स हैं उसमें सेफ्टी गार्ड अलग से ना लगाएं, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चर्ड कंपनी गाड़ी के सेफ्टी के लिए वहीं से सारी कुछ लगा करके ही एसेसरीज देती है। राजस्थान के सूरतगढ़ में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 2 पहिया वाहन द्वारा महिलाओं ने रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। सेठ रामदयाल रिफरेटरी स्कूल से रैली का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी और सिटी थाना अधिकारी ने किया। रैली मुख्य बाजार से होती हुई सुभाष चौक, महाराणा प्रताप चौक होती हुई सिटी थाना पर रैली का समापन किया गया और रैली में महिला कांस्टेबलों और सरकारी शिक्षकों ने भाग लिया। चलिए इसी भी शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केरल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा से पीके कुन्हाली ने इस्तीफा दे दिया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता हैं कुन्हाली कुट्टी। 2021 में केरल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कुन्हाली कुट्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केरल से ये बड़ी खबर सामने आई है। मलप्पुरम लोकसभा सीट से सांसद थे कुन्हाली कुट्टी, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पीके कुन्हाली कुट्टी ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर सामने आई है केरल से। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता हैं और 2021 में केरल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इसी बीच केरल में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मलप्पुरम सीट से सांसद पीके कुन्हाली कुट्टी ने अपना इस्तीफा लोकसभा से दे दिया है। केरल से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता हैं कुन्हाली कुट्टी और 2021 में केरल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन्होंने इस्तीफा अपने पद से दे दिया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुफरी, नारकंडा और खड़ा पत्थर में बुधवार सुबह ताजा बर्फबारी हुई। कुफरी में नेशनल हाईवे खुला है, लेकिन नारकंडा में वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। वाहनों को वाया बसंतपुर भेजा जा रहा है और कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में भी करीब 1 माह बाद मौसम ने करवट ली है। रोहतांग के साथ ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। बुधवार सुबह से ही कुल्लू और लाहौल स्पीति में बादल छाए हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से घाटी में ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। प्रशासन ने आगामी 3 दिनों तक खराब मौसम को देखते हुए पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ों की ओर न जाने की हिदायत दी है। प्रशासन और पुलिस की तरफ से इसे लेकर बाकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।